दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अफसर लेने के लिए दरखास्त भेज दी। दरखास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा भी सभी करते थे। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उसकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज बनकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब निरंतर उसके काम के छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वो नहीं टिकता, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए। बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वो नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वो नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफी मशहूर था। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि कहीं ऐसा भी होता है। ये तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है। ये क्या काजियों का जमाना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे उससे भी ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, उन 2 नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आईए फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित्त लौटे। यथानियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली छोटी बहू। सरकारी खबर ना आने पर भी हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल मियाद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा। इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू
इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हाग साहब के हाई कोर्ट में आने के बाद पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वो खुद समझेंगे, लेकिन देखा ये नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्य नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहां घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुनाई थी, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया था और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनूं तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उसकी समझ में नहीं आया। वो डर गई। बोली, सुनूं भी? क्या किया है बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वो है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वज्रपात की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं। नहीं क्यों? दुखी हो तरंग में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे धीरे कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है वो सोच समझ कर ही किया है। वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर ही जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी नहीं रह सकूं, तो बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उसकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वो उसे बोल नहीं पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त मां में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देकर मां पहले कुछ हदबुद्धि सी हो गई। दूसरे ही क्षण बड़े जोरों की फटकार बताकर बोली, शाश्वती, जा यहां से, चली जा, कहती हूं। लड़की बोली, अगर चला ही जाना पड़ता है तो पिताजी को साथ ले जाऊंगी मां, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो, उठो, चलो पिताजी। ये कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे थे। देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको। सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा दी। वो बोली,
खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है मां? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वो भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहां भी 9-10 हैं। कितनी बार देखा ही हूं, उनके यहां का खाना हमारे यहां से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा। मां के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से निकालकर बाहर कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है मां, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं। तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्च चला लूंगी। मां आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रुंधे गले से बोली, जरा और रुको। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या हेर फेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूं, तुम्हारे सुख दुख की साथिन हूं। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूं, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है। तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वो नहीं होने का, इसे मानता हूं। नहीं तो यूं संजीव बाबू का भी चल जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई, उसका ब्याह कब होगा? मां की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, मां, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता ना करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो यह सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर मां का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें दृप्त हो उठी। रुंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती, मुंह जली, मेरी नजरों के सामने से क्यों नहीं हटती? जा हट जा, कह देती हूं। जाती हूं मां, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आईए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती है, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें। कुछ छोटी और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना अवश्य भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, ये चिट्ठी मित्रों को दिखाते ना फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है? कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वो सुधार लेता है।
संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत व्याकरण काव्य साहित्य नहीं पढ़ा है, मेरा क्या दोष है। लेकिन शाश्वती, तू जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीना पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव उसकी अभिव्यंजना में। वहां तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल की टांग अड़ाए। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन मां के कठोर कंठ स्वर ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रख, बगल वाले दरवाजे को ठेलकर इस कमरे में पैर रखते ही मां चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूं, यह डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम ये क्या कह रही हो मां? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वो चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला रही थी, ओफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है। तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी, कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वो घर से बाहर चली गई। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे मेरा पुनः निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य कर लें। धन्यवाद।